हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान। और संविधान में हम पढ़ रहे थे, पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमने जाना था कि किस प्रकार से कंपनी में कंपनी के लिए चार्टर एक्ट लाए जाते थे, जिसमें एक श्रृंखला में हमने देखा था 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमने पढ़ना शुरू किया है, जिसमें हमने देखा था कि बंगाल में एक गवर्नर जनरल बनाया का पद सृजित किया जाता है, जिसके अधीन तीनों प्रेसिडेंसी को रखा जाता है, जिसमें बंगाल, मद्रास और बंबई जो तीन प्रेसिडेंसी थी, इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा जाता है। तो ठीक है, ये पहली बार किया गया था। पहले जो भारत के गवर्नर जनरल, भारत के अंदर या भारत में कहेंगे कि गवर्नर जनरल जो बने थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो हमने देखा था वॉरेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल बनने के बाद साथ ही क्या किया गया था कि एक जो सुप्रीम कोर्ट या जिसे कहेंगे उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता में अंग्रेजों का प्रभाव सर्वाधिक था। ठीक है, हम देखते हैं कि पहले जो राजधानी थी वो भी कलकत्ता ही हुआ करती थी। 1911 और 12 में आकर दिल्ली राजधानी स्थानांतरित होती है। तो अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार करते हुए और 20 वर्षों के लिए जो ये एक्ट लाए जाते थे या परमिशंस कंपनी को दी जाती थी। ठीक है, ये एक सुधार की प्रक्रिया जो कंपनी ने, या यूं कहें कि एक कंट्रोल करने के लिए कंपनी को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये एक श्रृंखला कानूनों की, जो ये चार्टर एक्ट्स की जो श्रृंखला हम देखते हैं 1857 की क्रांति तक, 1858 तक, 1853 आखिरी जब हम देखेंगे तब तक आज की क्लास में देखेंगे हम। ठीक है, तो हम देखते हैं 1784 से लेकर 1853 तक के एक्ट हम इसमें देखेंगे। ठीक है, 1858 के बाद जो भारत का शासन है वो किसके अधीन चला जाएगा? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट अधीन चला जाएगा। तो हमने पिछली कक्षा में देखा था कि जब 1600 से कंपनियां भारत में आई थी, तब से कंपनी का शासन कब तक चला? 1858 तक। 1858 में 1757 की क्रांति के बाद कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, या उसके अधिकार भारत में समाप्त कर दिए गए थे। उसके बाद 1947 तक किसका अधिकार था? ब्रिटिश क्राउन का। तो ये किसका समय था? ताज का शासन था। और यहां किसका शासन था? कंपनी का। ठीक है, तो हम आज जो हम 1773 से पढ़ना शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, और उसकी मुख्य बातों को हमने जान लिया है। आज हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, जो 84 का सन था, उसमें पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट आने से पहले ही जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ सुधार के लिए 1783 में ही एक इंडास बिल करके एक्ट लाया गया था ब्रिटिश संसद में, लेकिन वो पास नहीं हो सका था। उसके बाद एक बिल लाया गया था नवंबर में जाकर, एक बिल फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, जो था फॉक्स का बिल या फॉक्स का अधिनियम विधेयक जिसे कहते हैं। तो ये विधेयक भी क्या हुआ? पारित नहीं हो सका। उसके बाद हम देखते हैं 1784 में जाकर पिट्स द यंगर, एक व्यक्ति थे पिट्स द यंगर, उनके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट, इस बिल का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे? पिट्स इंडिया एक्ट को देखते हैं। ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किसके नाम पर था? पिट्स द यंगर के नाम पे। किसके नाम पर था ये? पिट्स द यंगर।
पिट्स द यंगर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट में क्या किया गया था, एक्चुअली में जो कंपनी अभी तक व्यापारिक कार्य कर रही थी, मूल रूप से कंपनी का काम क्या था कि वो जब यहाँ पर आई थी तो अपने व्यापार के लिए आई थी, ठीक है, लेकिन कंपनी का जो व्यापारिक कार्य के साथ साथ धीरे धीरे राजनीति में प्रभाव बढ़ता चला गया। हम देखते हैं किस प्रकार से कंपनी जो युद्ध लड़ रही है और भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें हस्तक्षेप करती जा रही है और उसका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ क्या किया गया, कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे, ये राजनीतिक कार्य और जो वाणिज्यिक कार्य थे, वाणिज्यिक कार्य या जिन्हें हम कहेंगे जो व्यापारिक कार्य थे, आर्थिक वाणिज्यिक जो कार्य थे, उनमें क्या कर दिया गया, पृथककरण कर दिया गया, सेपरेशन कर दिया गया कि ये जो कार्य है वाणिज्यिक कार्य, उनके लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त कर दिए गए, अर्थात उनमें सेपरेशन कर दिया गया। और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई। किसके लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कहां गई, कहां, इंग्लैंड में की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। कितने सदस्य, 6 सदस्य। और ये 6 सदस्य कहां के थे, ये वहीं की कैबिनेट के जो ये मंत्री या सचिव स्तर के जो व्यक्ति थे वो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्य थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य क्या था, राजनीतिक जो कार्य है कंपनी के उनके ऊपर कंट्रोल रखना या उनको संचालित करवाना, ठीक है। हम देखते हैं इससे पहले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अधिक सदस्य थे जो कि इंग्लैंड में ही था, लेकिन वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नीचे था। ये राजनीतिक कार्यों को देखती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो वाणिज्यिक कार्य या कंपनी के कार्य को देख रहा था, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं हम कि जो ब्रिटिश, इसमें एक चीज की गई कि इसमें पहली बार इस कानून में क्या किया गया कि पहली बार जो ब्रिटिश क्षेत्र था, मतलब जो भारतीय क्षेत्र था उसको पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र माना गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहकर इस पुकारा गया, या इसमें उसका जो हम कहेंगे कि शीर्षक जो इसका था वो उसी से ये जाहिर होता था कि ये भारतीय क्षेत्र किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्षेत्र है, या उसको अनुसूचित किया गया। जैसे इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। क्या शीर्षक था, भारत में ब्रिटिश मतलब भारत में ब्रिटिश के जो अधीन, अधिकाराधीन मतलब जो उनके अधीन का क्षेत्र या उनके कब्जे का क्षेत्र या उनके जिसपे उनका प्रशासन है उसका क्षेत्र है, वो क्या है, ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, यानी हमारे अधिकार के अधीन है वो क्षेत्र। तो ठीक है, तो इस जो ब्रिटिश जो कंपनी आधिपत्य के क्षेत्र थे उनको किसके आधिपत्य का माना गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र माना गया। और साथ ही जो भारत का प्रशासन था या भारत की जो राजनीति थी वो सीधे किसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कंट्रोल में आ गई, या भारत सरकार से संबंधित जो मामले थे वो प्रत्यक्ष किसके अंडर आ गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश सरकार के, ठीक है। और साथ ही जो कार्य हुआ कि इसमें जो ब्रिटिश, हमने पहले पढ़ा था कि जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, उसकी एक परिषद बनाई गई थी। और परिषद में कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे जो उसकी गवर्नर जनरल की परिषद थी, काउंसिल थी, जिसमें वो कार्य करता था या कानून बनाता था, ठीक है। तो ये जो गवर्नर जनरल की परिषद की जो 4 सदस्य थे इनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। और साथ ही जो गवर्नर जनरल की परिषद थी जिनमें संख्या 3 कर दी गई, और एक जो सदस्य था उसका प्रांतीय जो सेनापति होता था उसको रखना आवश्यक था। किसी जो जैसे 3 प्रेसिडेंसी थी उनमें से एक जो सेनापति था किसी भी प्रांत का, उसको गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी थी या परिषद थी उसमें कार्य करने में रखना आवश्यक था। अर्थात हम देखते हैं कि जो सदस्यों की संख्या कर दी गई और एक सेनापति को इसमें शामिल कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है कि जैसे 1784 का ये पीरियड था, 1776 या 76 के समथिंग हम देखते हैं कि जो अमेरिका में क्रांति हुई थी, उसके बाद वहां अमेरिका में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस
उस समय तत्कालीन वहां के गवर्नर या वायसराय थे। तो कॉर्नवालिस जब अमेरिकी क्रांति से हारने के बाद उन्हें कहां भेजा जाता? भारत। लेकिन वो भारत आने के लिए उनकी एक ही शर्त थी, क्या? कि जो अमेरिका में क्या था कि जो राज प्रशासनिक कार्य थे वो तो कॉर्नवालिस या जो प्रमुख सेनाधिकारी या प्रमुख जो अंग्रेज अधिकारी था उसके अधीन थे, किंतु जो सैन्य कार्य थे उसके लिए सेनापति था, जो सेनापति की पावर्स अलग थी। अर्थात प्रशासनिक और सेना की पावर अलग अलग थी या अलग अलग व्यक्ति में विद्यमान थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या चाहते थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ये चाहते थे कि भारत के अंदर वो जब भी सत्ता संभाले या जब भी वो यहाँ के गवर्नर जनरल बनकर आए या यहाँ का शासन संभाले, तो जो सेना की जो पावर्स है वो किसमें निहित हो या किसको मिल जाए? गवर्नर जनरल को। यानी एक ही व्यक्ति को सेना की शक्ति भी मिल जाए और प्रशासन की शक्ति, पूरी राजनीतिक कार्यों की शक्ति भी उसी को मिल जाए, तभी वो यहाँ भारत में आएंगे। इसलिए 1786 में जाकर, ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, 1786 में 2 साल बाद एक कानून लाया गया जिसे हम कहते हैं 1786 का एक, जिसमें क्या किया गया था कि जो सेना का जो शक्तियां थी या सेनापति की जो शक्तियां थी वो किसमें निहित कर दी? गवर्नर जनरल में। और साथ ही गवर्नर जनरल की जो परिषद जो कानून बनाएगी या जो भी कानून बनेंगे उनके ऊपर गवर्नर जनरल को क्या कर दे दिया? वीटो पावर दे दी। एक तरह से गवर्नर जनरल उन्हें मानने के लिए स्वतंत्र था, अर्थात वो उस बात को मान भी सकता था और नहीं भी। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के साथ ही ये कौन सा था? 1776 का, 1786 का, 1786 का जो कानून, कुछ उसमें सुधारात्मक कानून लाए गए थे वो भी हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें कि सेनापति की जो शक्तियां थी वो किसमें? जो प्रमुख सेनापति की शक्तियां थी वो किसमें निहित कर दी गई? गवर्नर जनरल में। ठीक है, तो हमने देखा किस प्रकार से पिट्स इंडिया एक्ट में काम हुआ। राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ब्रिटिश जो भारतीय क्षेत्र था उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र पहली बार यहाँ पर माना गया। और भारत के जो कानून या भारत के संबंधित जो भी मामले थे वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गए, इस नियम के अनुसार, इस जो ये पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें भी एक सदस्य की कमी यहाँ पर कर दी गई। अब 3 सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी कंपनी के कर्मचारी थे उनके उपहार लेने या उन पर उनके भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इसी एक्ट में कोशिश की गई थी कि वो उपहार न ले किसी से, या उनसे संबंधित जो भी मामले होते थे उनके लिए लंदन में कोर्ट बनाया गया जहां पर उनकी सुनवाई होती थी, उनके भ्रष्टाचारों की सुनवाई होती थी। साथ ही इसमें किया गया कि जो देशी रियासतें थी उनके साथ जो संबंध थे अंग्रेजों के, उसको बनाने के लिए हम देखते हैं कि 1823 तक जाते जाते सहायक संधियां होती हैं। 1798 में सहायक संधियां शुरुआत होती हैं। अभी का पीरियड हम देखते हैं कि जो युद्ध का समय चल रहा, 1784 का समय जो था, हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान और मैसूर के युद्ध भी इसी समय चल रहे थे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद, तो इसके बाद हम देखते 1793। ठीक है, 1793 के एक्ट में क्या क्या बातें थी हम देख लेते हैं। 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट 1793, कोई खास इसमें बात नहीं थी, केवल क्या था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो इसका वेतन था पहले कहां से मिल रहा था? ब्रिटेन से। लेकिन अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसके वेतन का भार किस पे डाल दिया गया? भारत पे। अर्थात जो भारतीय क्षेत्र से जो पैसा आ रहा था या भारत से जो खर्च, भारत की संचित निधि से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन दिया जाएगा। अर्थात सीधा सीधा इस पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इससे प्रभाव पड़ेगा। भारतीयों का खर्च, भारतीयों से यहाँ का पैसा उनको दिया जाएगा, जबकि वो कहाँ थे? ब्रिटेन में थे। और किसके सदस्य थे? संसद के या
वहां की सरकार के अधीन कार्य कर रहे थे। उनका भारतीयों से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उनकी पेमेंट देखते हम कहां से जाएगी, भारत से। और एक कार्य किया गया कि यहाँ पर जो विधि विधान थे उनके लिए लेखा जोखा रखा जाएगा, या विधि विधान का लिखित रखा जाएगा, उनकी व्याख्या न्यायालय करेगा, जो भी कानून थे इस तरह के। लेकिन कुछ भी इसमें जो जीके में हमारे आने लायक इम्पोर्टेंट इससे है नहीं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में भी हम देखते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, उसमें बस जैसे पिट्स द यंगर, और कब आया था, और जिसके जो राजनीतिक कार्य हैं और वाणिज्यिक कार्य, जो पृथक किए गए थे, बस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था। ठीक है, और साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसमें हुई थी। ठीक है, तो यदि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखें तो हमें ये तीन पिट्स इंडिया एक्ट में ये तीन, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन कहां से 1793 में दिया गया। बस ये कुछ बातें ही महत्वपूर्ण हो जाती, बाकी सदस्यों की संख्या जो 4 से 3 कर दी गई थी। ठीक है, और पहली बार प्रत्यक्ष नियंत्रण का क्षेत्र माना था। फर्स्ट टाइम क्या होता है, जो भी चीज फर्स्ट टाइम होती है वो क्या होती है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट बार क्या माना था, जो कंपनी क्षेत्र है भारत का, कंपनी आधिपत्य के क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र मान लिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश अधीन क्षेत्र उसको माना था। ठीक है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं 1813 का 1813 का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1813 के चार्टर एक्ट में मुख्य बात क्या थी, 1813 के चार्टर एक्ट में मुख्य बात क्या थी कि पहले जो व्यापारिक एकाधिकार था वो भारत में किसका था, 20 वर्षों के लिए जो अधिकार दिए जाते थे क्राउन की ओर से, 20 वर्षों के लिए अधिकार किसे दिए जाते थे, कंपनी को दिए जाते थे व्यापार करने के लिए भारत में, अर्थात कंपनी ही केवल व्यापार करेगी भारत में। अब 1813 के एक्ट में क्या होता है कि कंपनी के जो एकाधिकार हैं किसके, व्यापार करने के भारत में, वो क्या कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। समाप्त करने का अर्थ क्या हुआ कि जो दूसरी कंपनियां भी हैं, जो इंग्लैंड की दूसरी कंपनियां हैं, वो भी यहां पर अब व्यापार कर सकती हैं। लेकिन जो ये व्यापार के एकाधिकार थे ये किसे छोड़कर समाप्त किए गए, अंग्रेजों को चाय पर एकाधिकार बना रहेगा, अर्थात चाय का व्यापार कौन कर सकेंगे, केवल ये कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी यही चाय का व्यापार कर सकेगी, बाकी कंपनियां अन्य व्यापार करेंगी। और साथ ही जो चीन है, चीन से भी अंग्रेज व्यापार करते थे, तो चीन से व्यापार का भी एकाधिकार किसके पास है, ये दो एकाधिकार किसके पास रह जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, और बाकी जो कंपनियां हैं वो सभी प्रकार के व्यापार कर सकती हैं, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार वो नहीं करेंगी, चाय का व्यापार नहीं करेंगी और चीन के साथ व्यापार नहीं करेंगी। उसका एक अधिकार अभी भी किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। ठीक है, साथ ही इस एक्ट में क्या किया गया, ठीक है, साथ ही इस एक्ट में क्या किया गया, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि जो ईसाई मिशनरीज थे उनको परमिशन दे दी गई। ठीक है, तो इसी एक्ट में क्या किया गया, ईसाई मिशनरीज को धर्म प्रचार के लिए अनुमति, या जो भी कहेंगे कि जो अनुमति प्रदान की गई।
और साथ ही क्या किया गया, शिक्षा के प्रसार के लिए भारतीय शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान रखा गया। ठीक है, तो शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करने वाले थे अंग्रेज? 1 लाख रुपए। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने वाले थे। अब देखिए, इस एक्ट से हमें पहली बार संवैधानिक स्थिति जो भारत की थी उसका यहाँ से शुरुआत मान लें या पता चलता है कि संवैधानिक स्थिति, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ से जो कंपनी के जो प्रभाव क्षेत्र या कहेंगे कंपनी का प्रभाव बदलने लगा था। हम देखते हैं 1813 के बाद कितनी संधियां हुई। 1798 से ही वेलेजली ने सहायक संधियों की शुरुआत कर दी थी। हम देखते हैं कि 1823 में सिरोही, जो राजस्थान में सबसे आखिरी में संधि करने वाला था, सिरोही, उसने संधि की थी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 1830 के बाद देखिए पंजाब वगैरह जो भी सिंध प्रांत है या महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, ये सब अंग्रेजों के धीरे धीरे अधीन आ जाते हैं। 1803 की संधि, 1816-17 में देखेंगे कि जो मराठों से भी संधियां होती है। मराठा तृतीय युद्ध के बाद मराठों का पतन होता है। ठीक है, तो अब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है कुल मिलाकर। और 1813 का एक्ट, उसका एक हम देखते हैं कि व्यापार की जगह कंपनी क्या करने लगी, अब ये राजनीतिक कार्य अधिक करने लगी, इसलिए इसके व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करके दूसरी कंपनियां जो व्यापार करने के लिए आने लगेंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे 1813 के बाद 1833 का एक्ट। ठीक है, हम तो देखते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में देखते हैं। देखिए 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट में हम देखते हैं क्या होता है। तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, भारत का अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि एक तो जो वाणिज्यिक कार्य थे, पहले हम देखते हैं कि वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्यों को 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उन्हें पृथक किया जाता है। इस एक्ट में क्या किया जाता है कि हमने भी पढ़ा था 1784 में किसे पृथक किया गया था, वाणिज्यिक वो राजनीतिक कार्यों को। किसे पृथक किया गया, वाणिज्यिक व राजनीतिक कार्यों को। यहां किसे पृथक किया जाएगा, प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को। ठीक है, प्रशासनिक व राजनीतिक जो इनका कार्य का क्या कर दिया गया, पृथक्करण किया गया। ठीक है, ये तो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में पृथक्करण किया गया, अर्थात प्रशासन की जिम्मेदारी और राजनीतिक कार्य की जिम्मेदारी अलग अलग हो गई। साथ ही जो क्या हुआ कि केंद्रीयकरण किया गया, अर्थात सत्ता का जैसे विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण यदि आप समझते हो तो केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था, ये किसका उदाहरण है, विकेंद्रीकरण का। विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि जो शक्ति या सत्ता में जो शक्ति है उसे निचले पायदान तक उसे पहुंचाना, या जैसे कहें कि निचले पायदान में शक्ति का होना। ठीक है, जनता के अंदर शक्ति का होना, तो नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात वो विकेंद्रीकरण है। जब केंद्रीकरण हम जैसे राजा की सत्ता होते जिसमें कि किधर से शासन चलता है, ऊपर की ओर से, एक व्यक्ति से शासन चलता है नीचे की ओर। विकेंद्रीकरण में नीचे से शासन चलता है ऊपर की ओर, एक सत्ता की ओर। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आई। अब हम कैसे कह सकते हैं कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आई, क्योंकि इसमें क्या किया गया कि पहले तो बंगाल में गवर्नर जनरल बनाया था। जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले 3 प्रिंसिपल स्टेट उसके अंदर थे, अब क्या कर दिया, पूरे भारत में जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया।
हम देखते हैं कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था 1786 में, उसमें सेनापति की शक्तियां भी किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल को ही दे दी गई थी। अब तो पूरे भारत का ही उसे क्या बना दिया गया? सर्वेसर्वा किसको बना दिया गया? गवर्नर जनरल को। और पहला जो गवर्नर जनरल जो बना था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये कौन था? फर्स्ट गवर्नर था किसका? भारत का। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि जो हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, वो भारत के अंदर गवर्नर जनरल थे प्रथम। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे, लेकिन वो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे। ये विलियम बेंटिक के संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ठीक है, इस कौन से एक्ट में? 1833 के एक्ट में। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो कंपनी के जो व्यापारिक, हमने देखा पिछले एक्ट में 1813 वाले में क्या देखा? 1813 में क्या किया गया था कि व्यापारिक जो कार्य थे, एकाधिकार थे कंपनी के, उनको समाप्त कर दिया गया। और व्यापारिक कार्य में किसको छोड़कर बाकी को समाप्त किया गया? जो चीन के साथ कंपनी का जो व्यापार था और जो चाय का व्यापार था, उसको छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार समाप्त कर दी गई और उसमें सभी कंपनियों को छूट दे दी गई। अब जो चाय और चीन के साथ व्यापार थे उसे भी समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए इस एक्ट द्वारा, अर्थात व्यापारिक कार्यों को एकदम ही समाप्त कर दिया गया कंपनी के। ठीक है, और इसके अंदर फ्री एंड दूसरी कंपनियों को दे दिया कि जो दूसरी कंपनियां भी थी वो भी व्यापार कर सकेंगी, सभी प्रकार के व्यापार कर सकेंगी। और साथ ही देखते हैं, और इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि पिछले कानून में हमने देखा कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया था? 1700 मतलब जो गवर्नर जनरल की एक परिषद होती थी, जो गवर्नर था उसके कार्य करने के लिए एक परिषद बनाई गई थी, जो हमने 1773 में एक्ट में पहले देखा था, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो उसके बाद देखते हैं जो ये इसके अंदर जो परिषद बनाई गई थी, परिषद में कितने सदस्य थे? पहले 3 सदस्य थे, अब 1 सदस्य और बढ़ा दिया। ये 1 सदस्य कौन था? विधि सदस्य। तो अब कितने हो गए टोटल सदस्य? 1 + 3, कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्य। ठीक है, 1 सदस्य की वृद्धि कर दी गई। और ये 1 सदस्य कौन था? विधि सदस्य था। तो जो पहला विधि सदस्य भारत में बने वो कौन थे? मैकाले। और हम मैकाले को ही क्या बोलते हैं? शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? मैकाले को। भारत में शिक्षा का जनक किसे मानते? जो आज आधुनिक भारत में जो शिक्षा पद्धति चल रही है वो किसकी देन है? मैकाले की। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है कि भारत में शिक्षा के जनक कौन थे? मैकाले थे। ठीक है, हालांकि कई लोग इस शिक्षा व्यवस्था को जो पाश्चात्य संस्कृति की देन है उसे सही नहीं मानते। ठीक है, 1 सदस्य विधि सदस्य थे और विधि आयोग बनाया गया था एक। जो भी कानून थे उन पर विधि आयोग बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में। विधि आयोग क्या था? जो कानूनों और जो नियम बनाए जा रहे थे उनको क्या संहिताबद्ध करना या उनको एक धागे में पिरोने कार्य ये आयोग का था, जो उसे लयबद्ध करता था या संहिताबद्ध करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान की जो रूपरेखा या संविधान बनने का जो चरण है, इस प्रकार से जो आगे बढ़ रहे हैं हम संविधान के, और तो इनका बहुत ही बड़ा अहम रोल है संविधान के बनने में और कानूनों को आगे बढ़ने में। क्योंकि हम देखते हैं कि कई कानून जो यहीं से सीधे ले लिए गए हैं इन्हीं एक्ट में से,
और उसी प्रकार से आज तक चले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे सीआरपीसी वगैरह में जो भी कानून, कई कानून ऐसे हैं जो पुराने हैं। ठीक है, हम कई बार इस पर बहस भी सुनते आ जाते हैं अपनी टीवी डिबेट में। और साथ ही देखते हैं कि इसमें जो बजट का प्रावधान पहली बार पूरे भारत के लिए, देखिए जब केंद्रीकरण किया गया तो जो बजट भी है पूरे भारत के लिए होगा। ठीक है, पूरे भारत का एक बजट का प्रावधान किया गया। साथ ही इसमें एक मुख्य कार्य क्या होगा कि इसमें दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। और 1843 तक जाते जाते समूल रूप से दास प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। तो 1843 तक जाते जाते उन्मूलन हो जाए, क्या मतलब है कि जड़ से समाप्त वो हो जाएगी। तो दास प्रथा गैर कानूनी कर दी। इसके प्रथा देखते हैं 1829 में के बाद ही हम देखते हैं कि सती प्रथा, क्योंकि जो ये विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये क्या थे, उदारवादी थे। ये पहले जो विस्लर पार्टी थी उनकी इंग्लैंड के अंदर, उसके सदस्य रह चुके थे। और ठीक है, ये वहां से इनको यहाँ भारत में आने के बाद ये अपने उदारवादी जो कार्यक्रम थे, जैसे कि इन्होंने जो यहाँ पर फैली जो कुरीतियां थी उनको हटाने का कार्य किसने किया, विलियम बेंटिक ने। इन्हें राजा राम मोहन राय का सहयोग प्राप्त हुआ। तो इन्होंने ही शिक्षा के रूप में मैकाले के साथ मिलकर कार्य किए, या मैकाले ने शिक्षा के लिए कार्य किए। उसमें हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय हैं वो पाश्चात्य जो शिक्षा थी उसके समर्थक थे। ठीक है, इसके बाद है 1853 का छोटा सा है एक्ट है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि सिविल सेवा, अर्थात भारत में पहले जो सिविल सेवा भर्ती जो भारतीयों के लिए नहीं खुली थी, अब सिविल सेवा भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं को जो क्या है, खुली भर्ती या खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया या वो होने लगी। तो भारतीयों को भी परीक्षा देने का मौका मिला और प्रशासनिक सेवा में आने का मौका इस एक्ट के माध्यम से मिलता है। साथ ही हम देखते हैं कि जो एक विधान परिषद या विधान मंडल इस एक्ट में लाया गया कि भारत का एक विधान मंडल होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, तो 1853 का जो एक था, मैंने क्या बोला, इसमें केंद्रीय विधान परिषद को इसमें इंट्रोड्यूस, इसमें लाया गया। केंद्रीय विधान परिषद को भारत में पहली बार लाया गया। ठीक है, ठीक है, तो देखो 1853 का एक क्या बनेगा, एक संपूर्ण भारत के लिए क्या बनेगा, संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई या प्रावधान इसमें किया गया। साथ ही जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद में क्या किया गया, स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। हालांकि वो कोई भारतीय नहीं था, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से 1853 के। और सिविल सेवा में जो कंपनी के अधीन जो भर्ती सिविल सेवकों की होती थी, अधिकारी वर्ग की, तो सिविल सेवा की जो भर्ती थी, सिविल सर्विसेज की खुली भर्ती परीक्षा, खुली प्रतियोगिता खुली प्रतियोगिता का प्रावधान। तो हम देखते हैं कि विधानमंडल और स्थानीय प्रतिनिधित्व और खुली प्रतियोगिता का प्रावधान करके भारतीयों को यहाँ पर अधिक से अधिक इसमें जो प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई या उन्हें शामिल करने की कोशिश की गई यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि जो विधायी कार्य थे और जो प्रशासनिक कार्य थे,
ठीक है, जो विधायी कार्य थे और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको क्या कर दिया, पृथक पृथक कर दिया। ठीक है, उनका क्या किया, पृथककरण। तो हम देखते हैं किस प्रकार से 1853 के एक्ट में क्या किया, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। हम देखते हैं 1784 में क्या किया था कि जो व्यापारिक कार्य और राजनीतिक का पृथक्करण किया। उसके बाद हम देखते हैं 1813 में आकर क्या करते हैं, 1833 में देखिए प्रशासनिक व राजनीतिक, प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण होता है। और 1853 में जाके देखिए आप, तो क्या हो गया, जो प्रशासनिक और विधायी कार्यों का पृथक्करण हो गया। अर्थात विधायी कार्य कैसे, जो कानून बनाने के कार्य हैं। तो यदि आप जानते हो तो ये तो कार्यकारी कार्य होते हैं या कार्यपालिका से संबंधित कार्य होते हैं, जो कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और विधायी कार्य के हैं जो विधानसभा, जैसे हमारी आज की संसद में जो कानून बनते हैं वे विधायी कार्य। यदि आप लोग नहीं जानते हैं विधायी और जो प्रशासनिक कार्य की अंतर, तो हम देखते हैं कि जो हमारी सरकार है वो तो कैसा कार्य कर रही, कार्यकारी कार्य कर रही है। जो विधानसभा जो जहां पर कानून बनते हैं वो किसका कार्य करती है, वो विधायी कार्य करती है, अर्थात कानून बनाने का कार्य करती है। तो कानून बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसे विधायी संसद या विधायी कार्य करने वाली संस्था हम जानते हैं संसद को। जबकि जो कार्यकारी कार्य है या उसको इम्प्लीमेंट करने का जो कार्य है वो कौन कर रही है, वो सरकार कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्यकारी कार्य और मतलब जो कार्यपालिका के जो कार्य हैं और जो विधायी कार्य हैं दोनों में पृथक्करण है। और साथ ही ये तीन हमारे जो सरकार में तीन भाग हैं जो हम देख सकते हैं। कौन कौन भाग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो लोक प्रशासन में या हम कहीं संविधान में भी कई बार हम पढ़ते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो आप और अच्छे से समझेंगे। इसके लिए अलग से क्लास भी लेंगे। और अभी हमने जो संविधान का जो अभी पढ़ा हमने, विकास, संविधान का विकास जो हमने पढ़ा है, इसके क्रम में हमें हमने अभी तक जो कंपनी के मतलब कंपनी के लिए जो एक्ट लाए गए सरकार की ओर से वो हमने पढ़े हैं। अब जो 1857 की क्रांति के बाद हम देखेंगे कि जो कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया जाएगा और ब्रिटिश जो कंपनी के आधिपत्य का जो क्षेत्र था वो सीधे किसके अंदर आ जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ जाएगा। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ही जो गवर्नर जनरल का पद है उसे समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकारी, जिसे हम वायसराय कहेंगे, वो नियुक्त किया जाएगा। और संपूर्ण जो प्रशासन है, जो राजनीतिक कार्य है, वो किसके अधीन हो जाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। तो ठीक है, हम अगली क्लास में ब्रिटिश शासन को या ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र से हम 1858 से भारत शासन अधिनियम से हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे और 1947 तक के अधिनियम को इस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप इससे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में शेयर करिए ताकि, ठीक है, तो अधिक से अधिक आप हमारे चैनल को, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू।